नमस्कार। राजर्षि शाहू महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से मैं अध्यापक श्री विजय गौली आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी एवं भारतीय पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट दूसरी रचना लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निराला भाई इस संस्मरणात्मक पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निराला भाई इस शब्द के नीचे लेखिका महादेवी वर्मा जिनके जीवन को इस संस्मरणात्मक पाठ के अंतर्गत उजागर करती है उनकी तस्वीर दी है और लेखिका महादेवी वर्मा जी की भी तस्वीर दी गई है। लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निराला भाई यह संस्मरण पथ के साथ ही यह उनके संस्मरणात्मक संग्रह से ली गई है। इस निराला भाई पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हमें लेखिका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय एवं साहित्यगत परिचय भी प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा इंदौर में तो उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पूर्ण की। उन्हें यामा नामक साहित्य कृति के ऊपर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य जगत में लेखिका महादेवी वर्मा एक चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में तो जानी ही जाती है, प्रतिष्ठित ही है, उतनी ही एक सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात है, प्रसिद्ध रही है। लेखिका महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 आधार स्तंभ के कवियों में से एक रही है। उन्होंने लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही है, साथ ही साथ समाज के अंतर्गत जो विसंगतियां है उस सामाजिक स्थितियों पर भी गहरा चोट करती है। इसलिए लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखे हुए रेखा चित्र काव्यात्मक ढंग से हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने लेखिका महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन में समाज के दुख दर्द का चित्रण करने के कारण कुछ आलोचकों ने लेखिका महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा इस उपाधि से संबोधित किया है। ऐसे प्रसिद्ध कवयित्री एवं सफल गद्यकार लेखिका महादेवी वर्मा जी का निधन सन 1987 में हुआ। इस प्रकार से लेखिका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय यहाँ पर रहा है। मित्रों, अब हम लेखिका महादेवी वर्मा जी का साहित्यगत एवं कृतिगत परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका और नीलांबरा जैसे कई कविता संग्रह लिखे हैं और इन्हीं कविता संग्रहों में से यामा नामक काव्य संग्रह के ऊपर लेखिका महादेवी वर्मा को साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। लेखिका महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जैसे 2 रेखा चित्र भी लिखे, साथ ही साथ पद के साथी और मेरा परिवार जैसे 2 संस्मरण संग्रह भी लिखे हैं और पद के साथ ही इस संस्मरण संग्रह से निराला भाई यह पाठ यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि लेखिका ने श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता इत्यादि निबंधात्मक रचनाएं लिखी है, तो क्षणदा नामक ललित निबंध का लेखन कार्य भी किया है। इस प्रकार से लेखिका महादेवी वर्मा जी का साहित्यगत एवं कृतिगत परिचय रहा है। मित्रों, इसके बाद हम यहाँ पर
निराला भाई इस रचना को पढ़ने वाले हैं। ये एक संस्मरणात्मक रचना है, तो संस्मरण क्या होता है इसका विधागत परिचय भी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत संस्मरण विधा का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से जब हम अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं और उन प्रसंगों को हमारी शब्दांकित करने की इच्छा होती है, और जब हम अपनी स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में कुछ लिखित लेख लिखते हैं अथवा साहित्य लिखते हैं, तो उसे संस्मरण साहित्य कहते हैं। इस प्रकार से अपने स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति के संदर्भ में लिखे हुए लेख या साहित्य को संस्मरण साहित्य कहते हैं। इस प्रकार से संस्मरण साहित्य का विधागत परिचय रहा है। मित्रों, इस प्रकार से हमने विधात्मक परिचय देखा है। अब हम निराला भाई इस पाठ का संक्षेप में पाठ्य घटक परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला जी के जीवन को निकट से देखा था। पद के साथ ही इस संस्मरण संग्रह के अंतर्गत लेखिका महादेवी वर्मा बताती है कि निराला जी एक प्रसिद्ध साहित्यकार है और लेखिका महादेवी वर्मा भी एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। मतलब वे दोनों साहित्य मार्ग पर चलते हैं, एक ही पथ पर चलते हैं। और निराला जी के जीवन को नजदीक से देखने के कारण उनकी जो स्वभावगत विशेषताएं है, जैसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व है, निराला जी का फक्कड़पन है, निराला जी ने कैसे निर्धनता में अपना जीवन यापन किया, निराला जी की जो स्वभावगत विशेषताएं रही है, उन स्वभावगत विशेषताओं को इस पाठ के अंतर्गत अंकित करना चाहती है। लेखिका महादेवी वर्मा अपने स्मृतियों के आधार पर इस पाठ में कहती है कि निराला जी हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। निराला जी ने निर्धनता में अपना जीवन यापन किया, दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों का वियोग सहन किया और उसे काव्य में अर्थात साहित्य में उतारा। आतिथ्य करने में निराला जी का जो अपनापन है वह देखते ही बनता था। निराला जी ने अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति चिंता व्यक्त की। निराला जी की अपने समकालीन साहित्यकारों के प्रति जो चिंता है और उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। निराला जी का व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो उनका हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। निराला जी मानवता के पुजारी थे और निराला जी के इन्हीं गुणों को यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा जी ने संक्षेप में शब्दांकित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से निराला भाई इस पाठ का संक्षेप में पाठ्य घटक परिचय हमने प्राप्त किया। मित्रों, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले ये निराला कौन है, इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह हमारे सामने निर्माण होता है। तो निराला जी का जीवन परिचय एवं साहित्यगत परिचय प्राप्त कर लेना भी अत्यंत आवश्यक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निराला जी छायावादी युग में, निराला जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग में एक प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं। उनका नाम छायावादी कवियों में उल्लेखनीय रूप में लिया जाता है। उनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहा है। उनका जन्म सन 1886 में बंगाल के महिषादल में हुआ। निराला जी का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। उनकी बेटी का नाम सरोज था। निराला जी ने अपने जीवन में हाई स्कूल तक हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का अध्ययन किया और इलाहाबाद में रहकर ही वे निराला जी स्वतंत्र लेखन कार्य से और अनुवाद कार्य से भी जुड़े रहे। निराला जी की कविताओं में मानवता का भाव देखा जाता है। उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत, अपने काव्य के अंतर्गत आम जनता, दीन मतलब गरीब, सर्वहारा, शोषित, पीड़ित आदि लोगों का चित्रण किया और इन लोगों को अपने साहित्य का, अपने काव्य का नायक बनाया। ऐसे प्रसिद्ध कवि निराला जी का निधन
सन 1961 में हुआ। इस प्रकार से निराला जी का जीवन परिचय यहाँ पर रहा है। इसके बाद हम निराला जी का संक्षेप में कृतिगत एवं साहित्यगत परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। भले ही अपने पाठ्यक्रम से इसका कोई संबंध न हो, फिर भी जब हम निराला जी के संस्मरण को देख रहे हैं तो इनका जीवन परिचय एवं साहित्यगत परिचय प्राप्त कर लेना ये हमारा दायित्व बनता है। सच्चे विद्यार्थी का एक ज्ञानरत रहने का लक्षण यहाँ पर दिखाई देता है, हमारा परम दायित्व बनता है। मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निराला जी ने अपने जीवन में अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अर्चना, सांध्य काकली, अपरा, दो शरण, आराधना, राग विराग, गीत गुंज, अनिमा, कुकुरमुत्ता जैसे प्रमुख काव्य संग्रह लिखे हैं। और कुकुरमुत्ता इस काव्य संग्रह के अंतर्गत तो उन्होंने अपने जीवन में पूंजीपतियों का घोर विरोध भी किया है। इस प्रकार से उनके काव्य संग्रह रहे हैं। और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास ये लंबी रचनाएं भी लिखी और कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में भी अपना एक बड़ा योगदान दिया। बिल्लेसुर, बकरिया और कुल्लीभार ये निराला जी की चर्चित एवं प्रसिद्ध रचनाएं रही है। इस प्रकार से निराला जी का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हमने यहाँ पर साहित्यगत परिचय भी प्राप्त किया। मित्रों, अब हम निराला भाई इस संस्मरणात्मक पाठ के अंतर्गत लेखिका महादेवी वर्मा जी अपने स्मृतियों के आधार पर क्या कहती है इसे देखते हैं। लेखिका कहती है, एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने की श्वेता से गिले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए। उड़ना तो दूर की बात, मतलब लंबा समय बीत गया है, फिर भी मेरी स्मृति से निराला जी की जो एक घटा है, घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखा है, मतलब निराला जी की जो आंसुओं से भरी हुई याद है उसे अभी तक वह भूला नहीं पाई है, मिटा नहीं पाई है। उड़ना तो दूर की बात, मतलब भुलाना तो दूर की बात। कुछ लोगों के जीवन प्रसंग होते ही ऐसे हैं जो कि हमारे मन के हृदय को छा जाते हैं, इसलिए हम उन यादों को भुला नहीं पाते हैं और उसे हम लिखित रूप में लिखते हैं, तब बाद में वह संस्मरण बन जाता है। इसी प्रकार से लेखिका निराला जी के जीवन के संदर्भ में कहती है। लेखिका आगे यह भी कहते हैं कि एक दिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे निराला भाई को एक प्रश्न पूछा कि आपकी किसी ने राखी नहीं बांधी, मतलब आपको किसी ने राखी नहीं बांधी क्या? उस समय लेखिका के सामने एक दृश्य छा गया। कौन सा दृश्य छा गया? कि निराला जी की कलाई बंधन शून्य थी, मतलब राखी बांधी नहीं हुई थी। निराला जी के हाथ के ऊपर कोई भी राखी नहीं थी। इस प्रकार से पहला दृश्य छा गया। तो दूसरी ओर पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का दृश्य छा गया। मतलब लेखिका महादेवी वर्मा के ऐसे जो दृश्य छाए हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है निराला भाई जिनके हाथ पर राखी नहीं बांधी हुई है और दूसरी ओर पीले कच्चे रंग के ढेरों राखियों को लेकर घूमने वाले यजमान खोजी लोग होते हैं। इस प्रकार से दो दृश्य लेखिका के आंखों के सामने छा गए और लेखिका ने जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी क्या, तब इस प्रश्न का निराला जी ने जो उत्तर दिया उस उत्तर ने तो लेखिका महादेवी वर्मा को क्षण भर के लिए चौंका दिया, मतलब आश्चर्यचकित कर दिया। तो कौन सा प्रश्न का उत्तर, वह प्रश्न का उत्तर क्या था? निराला जी ने लेखिका महादेवी वर्मा को बताया, कौन बहिन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? मतलब कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ अर्थात कंगाल को अपने हाथ पर राखी बांधकर अपना भाई बनावेगी? आमतौर पर जो सधन होते हैं उनको तो राखी बांधा ही करते हैं, पर कंगाल व्यक्ति को कौन राखी बांधेगा?
कौन अपना भाई बनाएगा? इस प्रकार की बात निराला जी ने इस प्रकार का जब जवाब दिया, तब लेखिका आश्चर्यचकित हो उठी, चौंक गई। लेखिका सोचने लगी कि निराला जी ने इस प्रकार का जवाब क्यों दिया। इस उत्तर के अंतर्गत निराला जी के जीवन की एकाकी व्यथा थी, मतलब संघर्षपूर्ण कहानी थी या चुनौती थी, ये कहना कठिन जान पड़ता है। पर निराला जी ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर के अंतर्गत अव्यक्त चुनौती के आभास ने मुझे उस हाथ के अभिषेक करने की प्रेरणा दी, मतलब उस हाथ पर राखी बांधने की प्रेरणा दी। इस प्रकार की बात महादेवी वर्मा जी कहती है। मतलब उस समय से उन्होंने निराला जी के हाथ के ऊपर, कलाई के ऊपर राखी बांधना शुरू किया। उससे पहले वह राखी नहीं बांधती थी। अब मित्रों, आप जानते हैं कि समाज जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनको वहन नहीं होती है, तब कितना दुख होता है। निराला जी को भी राखी बांधने वाला कोई न होने के कारण निराला जी के जीवन की यह विशेषता, यह जीवन की यह व्यथा लेखिका महादेवी वर्मा के सम्मुख आई, और तब लेखिका ने निराला के भाई के हाथ के ऊपर राखी बांधना शुरू किया, जिसने मतलब निराला जी ने आगे चलकर दिव्य वर्ण दिव्य गंध मधु वाले गीत सुनने से मां भारती की अर्चना की, और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार किया। निराला जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया? तो दिव्य वर्ण दिव्य गंध मधु वाले गीत समनों से मां भारती की अर्चना की। दूसरा कार्य किया कि बर्तन मांजने जैसा, पानी भरने जैसा कठिन काम किया, और ऐसा कठिनतम काम करने वाले लोगों से, मतलब कठिनतम श्रम साधना करने वाले लोगों के श्वेत बिंदुओं का, मतलब पसीने की जो बूंदें होती है, उनके बारे में अपने साहित्य में लिखा और मिट्टी का श्रृंगार किया। इस प्रकार की बात लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर बताती है। वह ये भी बात बताती है कि दिन रात के पंगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भरकर अनेक चित्रगाथाएं आंक डाली। मतलब दिन रात ऐसे कई वर्षों में अपने जीवन में व्यथित समय बिताने वाले, कष्टदायक समय बिताने वाले, दीनता में, गरीबी में समय बिताने के बावजूद भी निराला जी ने ऐसी ऐसी चित्रकथाएं कह डाली, ऐसे ऐसे साहित्य लिख डाला, और निराला जी को उस साहित्य ने एक महान कवि बना दिया, असाधारण मानव बना दिया, और जिसके जीवन की मार्मिक झांकी यहाँ पर मिल सकती है। पर उन सब को संभाल सके ऐसा चित्रधार रूप सहज पा लेना आसान नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में, मतलब निराला भाई जैसे व्यक्तित्व के संदर्भ में, जिन्होंने मां भारती की अर्चना की, अथांग साहित्य लिख डाला, ऐसे लोगों के संदर्भ में बताना, ऐसे लोगों की पूरी स्मृतियों को उजागर करना कोई कठिन सहज काम नहीं है। फिर भी लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला जी के जीवन के संदर्भ में यहाँ पर कुछ उनकी स्मृतियों के आधार पर उनकी स्वभावगत विशेषताओं को कहने का प्रयास किया है। इस प्रकार से हमने निराला जी एक महान व्यक्तित्व है, असाधारण मानव है, मानवता के पुजारी है, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से मार्मिक झांकियों को व्यक्त किया है। इस प्रकार की बात हमने यहाँ पर देखी है। मित्रों, लेखिका महादेवी वर्मा आगे कहती है कि उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण आज भी मुझे हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंधित उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। मतलब निराला जी अपने जीवन में खर्चा करते समय जरा हाथ ढीला करके खर्चा करते थे, उदार मतवादी होकर खर्चा करते थे, और मतलब अस्त व्यस्त रहते थे। ज्यादा खर्चा करना, हद से ज्यादा खर्चा करना, मतलब ये अस्त व्यस्त जीवन होता है। और निराला जी के इसी अस्त व्यस्त जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए लेखिका महादेवी वर्मा जी ने कई प्रयास किए, पर उनका प्रत्येक प्रयास असफल होता था। और कई बार प्रयास करने के बाद, मतलब कई बार निराला जी को लेखिका महादेवी वर्मा ने बताया कि आप हद से ज़्यादा खर्चा मत कीजिए,
जरा खर्चा करते समय सोच संभल कर खर्चा कीजिए। इस प्रकार की बात लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला जी को बताई और बार बार इस प्रकार से निराला जी की खर्च करने की पद्धति के ऊपर आलोचना करने के उपरांत, मतलब निंदा करने के उपरांत निराला जी ने लेखिका महादेवी वर्मा जी की बात को मान लिया और व्यवस्थित रहने का वचन दिया। और उन्हीं दिनों में संयोग से निराला जी को कहीं से 300 रुपए मिल गए। वही पूंजी, मतलब वही 300 रुपए लेकर वे लेखिका महादेवी वर्मा के पास आए और लेखिका महादेवी वर्मा के पास वह 300 रुपए की पूंजी जमा करके उन्होंने लेखिका महादेवी वर्मा को कहा कि आप मेरे खर्च का बजट बना दीजिए। इस प्रकार से 300 रुपए की पूंजी देकर लेखिका को अपने बजट खर्च का, मतलब अनुमानित खर्च का अंदाज पत्रक बना देने के लिए कहा, जिन्हें लेखिका महादेवी वर्मा का व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता था। और वे जानते हैं कि यह कार्य करना लेखिका महादेवी वर्मा के लिए कितना दुष्कर है। न तो वे लेखिका महादेवी वर्मा की चादर लंबी कर पाते हैं, न तो उनके पैर सिकोड़ने के लिए वे बाध्य कर सकते थे। मतलब लेखिका महादेवी वर्मा हद से ज्यादा खर्चा करना भी पसंद नहीं करती है और हद से कम खर्चा करना भी पसंद नहीं करती है। इस बात को निराला जी भली भांति जानते थे। इस प्रकार से महादेवी वर्मा की स्वभावगत विशेषताएं भी हमारे सामने आती है। और इस प्रकार से एक विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते गए। मतलब जब निराला जी ने लेखिका महादेवी वर्मा को बताया कि आप में ये 300 रुपए लीजिए और मेरे बजट खर्च का अनुमानित अंदाज पत्रक बना दीजिए, और लेखिका महादेवी वर्मा ने जैसे वैसे निराला जी का अंदाज पत्रक बनाया। वह निराला जी इन 300 रुपए का खर्चा कैसे करेंगे इसका एक बजट बना दिया और बजट बनाकर इस रस्साकसी में 30 दिन बीत गए। पर मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को 0 पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। ये बात लेखिका महादेवी वर्मा स्वयं अपने शब्दों में बताती है कि यदि परीक्षा होती है, यदि प्रतियोगिता होती है, तो ऐसे प्रतियोगितात्मक दौर में 100 में से 10 अंक पाने वाला भी 0 पाने वाले से ज्यादा गर्व का भाव महसूस करेगा। इसी प्रकार की बात थी कि लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला जी का एक अंदाज पत्र बना दिया तो अपने आप में गर्व का भाव महसूस करने लगी, मतलब समाधान का भाव महसूस करने लगी। पर कुछ ही दिनों में लेखिका महादेवी वर्मा की वह भावना भी मिट गए। फिर भी अस्तु, मतलब फिर भी नमक से लेकर नापित अर्थात नाई तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्रक लेखिका महादेवी वर्मा ने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार लेखिका ने अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व किया। पर दूसरे दिन से लेखिका के गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही लेखिका महादेवी वर्मा के पास एक दिन पहुंचे और लेखिका महादेवी वर्मा को एक दिन निराला जी ने बताया कि 50 रुपए चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क भरना है। लेखिका महादेवी वर्मा से निराला जी ने किस लिए पैसे मांगे कि 50 रुपए दीजिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क भरना है, जमा करना है, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। शाम होते होते ही किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपए देने की आवश्यकता पड़ गई, इसलिए निराला जी ने लेखिका महादेवी वर्मा से फिर से 60 रुपए मांगे। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की मां को 40 रुपए का मनी ऑर्डर करना पड़ा, इसलिए निराला जी ने लेखिका महादेवी वर्मा से 40 रुपए मांगे। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए देना अनिवार्य समझा, उनको 100 रुपए दे दिए, इसलिए महादेवी वर्मा के पास आकर 100 रुपए मांगे। इस प्रकार से महादेवी वर्मा के पास जो रुपए रखे थे वे सारे रुपए वे मांगते रहे। सारांश के तौर पर लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर बताना चाहती है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ सारा रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते
मेरे दान खाते के हिस्से में आ पड़ा। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लेखिका के पास जो 300 रुपए दिए थे, वे उन 300 रुपए में से 50 रुपए किसी विद्यार्थी के परीक्षा शुल्क भरने में निराला जी ने खर्च कर दिए। बाद में किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपए दे दिए और दूसरे दिन किसी लखनऊ के तांगे वाले की माँ को 40 रुपए का मनी ऑर्डर कर दिया और दोपहर को अपने दिवंगत मतलब मृत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए दे दिए। इस प्रकार से निराला जी ने लेखिका महादेवी वर्मा के पास जो कुछ रुपया दिया था वह सारा खर्चा कर दिया। देखिए निराला जी कितने औंढर दानी है, मतलब कितने खुलकर दान करते हैं। अपने पास जो कुछ है वो दूसरों को दे देते हैं, दूसरों की मदद में सारा पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में अगर निराला जी के पास से कुछ पैसा समाप्त हो जाता है तो वे फिर से महादेवी वर्मा के पास मांगने के लिए आ जाते हैं और महादेवी वर्मा को निराला जी के बजट का अनुमान पत्र बनाने के कारण वह दान खाते का हिस्सा लेखिका महादेवी वर्मा के पास आ पड़ता है। मित्रों, लेखिका महादेवी वर्मा आगे ये भी बताती है कि एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि ऐसे औढर दानी को मिलकर खुलकर दान करने वाले को यदि न रोका जावे तो ये मुझे अपने भी उसी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे, मतलब अपने जैसे ही गरीब बना देंगे। तब से फिर उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने अर्थात लेखिका महादेवी वर्मा ने कभी नहीं किया। बड़े प्रयत्न से निराला जी के लिए जो रजाई बनाई गई थी, जो कोट बनाए गए थे, जो नित्य व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तुएं होती है, वह भी जब दूसरे दिन निराला जी ने किसी अन्य व्यक्ति का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान कर दिए, मतलब उनको समर्पित कर दिए, गायब हो गए, तब इस संबंध में तो क्या कहा जाए, जो साधन मात्र ही है। निराला जी कितने दानवान है, कितने औढर दानी है कि अपने पास से सारे रुपए किसी के परीक्षा शुल्क के लिए दे देते हैं, किसी की अपने पास जो रुपए वह सारे रुपए दूसरों को दे दिया करते हैं। अब ऐसे समय में उनके पास अत्यावश्यक चीजें रजाई और कोट वह भी दूसरे के दुख दूर करने के लिए दे देते हैं। अब ऐसे औढर दानी के संदर्भ में क्या कहा जाए। वह संध्या मेरी स्मृति मतलब लेखिका की स्मृति, लेखिका की याद में विशेष महत्व रखती है कि एक दिन जब श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आए, मतलब ऐसे औढर दानी व्यक्ति जो अपनी निर्धनता में जीता है और दूसरों के दुख को देकर अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार के घर पर एक प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी निराला के घर आतिथ्य करने के लिए आए, मतलब मेहमान बनकर आए। तब अवस्था इस प्रकार की थी कि बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी उस कक्ष में ले गए उनकी, जहां पर उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख साक्षी रहा है, मतलब दृष्टा रहा है। मतलब स्वयं मैथिली शरण गुप्त जी भी और लेखिका महादेवी वर्मा निराला जी के जीवन के साक्षी रहे हैं। जब मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी के घर मेहमान बनकर गए, तब वह अपने घर में लेकर गए। निराला जी के घर की अवस्था कैसी है कि दिया सलाई के प्रकाश है, घर में तंग सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है और क्षीण अंधकार है। ऐसे निराला जी के गृहस्थी की अवस्था यहाँ पर रही है, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने और लेखिका महादेवी वर्मा ने भी देखा है, मतलब वे भी उनके साक्षी रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे अपने देश के राष्ट्र कवि के रूप में पहचान है उनकी। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि रहे हैं। उनका जन्म सन 1886 झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ। साकेत यह उनकी प्रसिद्ध रचना रही है, महाकाव्य रहा है और उनकी स्थायी कीर्ति का प्रतीक के रूप में भारत भारती यह रचना रही है। और मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध पंक्तियां है कि यही
पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, राष्ट्र कवि रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति जब निराला जी के घर आतिथ्य करने के लिए आए, मेहमान बनकर आए, तब उन्होंने देखा कि निराला जी कितनी दीन अवस्था में जीवन जीते हैं, निर्धन अवस्था में जीते हैं, कि घर में अंधकार है, तंग सीढ़ियाँ है, ठीक से वहाँ पर सुविधाओं का अभाव दिखाई दे जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन जीने के बावजूद भी आले पर कपड़े की आधी जलती बत्ती वहां पर है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा हुआ तेल से खाली मिट्टी का दिया है वहां पर, और ऐसा लगता है कि मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। मतलब निराला जी अत्यंत गरीब थे, निर्धन थे, फिर भी साहित्य लेखन कार्य करके मानो वे एक नया दीप जला रहे थे, समाज को प्रज्वलित करने का काम कर रहे थे, समाज को मार्गदर्शन करने का काम ऐसे अपने साहित्य के माध्यम से निर्धन होने के बावजूद भी किया करते थे। इस प्रकार की बात कवि यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है। निराला जी का घर कैसा था? वह आलोक रहित, सुख सुविधा शून्य घर, गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी ने अपने आतिथ्य की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ भी घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को वहां पर प्रतिष्ठित किया, बिठाया। देखिए निराला जी के घर की कितनी दुख दर्द अवस्था है। आलोक रहित मतलब घर में प्रकाश नहीं है, सुख सुविधाओं का अभाव है, फिर भी निराला जी का जो मन है वह अत्यंत विशाल है, उदार है, उनका स्वभाव अत्यंत आत्मीय रहा है। इस प्रकार की बात यहाँ पर दिखाई गई है। और जब निराला जी के घर मैथिली शरण गुप्त जी आए तब वे एक घड़ा भर गंगा जल ले आए। मैथिली शरण गुप्त जी का आदर तिथ्य किया, उनको अतिथि देवो भव इस संकल्पना को चरितार्थ करने के लिए उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। निर्धनता में होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति का मेहमान का आदर भाव करना कोई सीखे तो निराला जी से सीखे। इस प्रकार की बात लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है। आगे कहती है कि तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोहवादी महाकवियों ने क्या कहा, क्या सुना, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे ही गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। ऐसे अवसरों की कमी नहीं कि जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां और थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी और निराला जी दोनों अपनी मर्यादा में रहने वाले हैं, दोनों विद्रोही है, दोनों महान कवि है। उन दोनों के अंतर्गत क्या चर्चा हुई यह तो बात लेखिका महादेवी वर्मा को पता नहीं चला, पर सवेरे सवेरे मैथिली शरण गुप्त जी को ट्रेन में बिठाकर जब निराला जी वापस आए महादेवी वर्मा के पास तो उनका सुख समाचार देना निराला जी नहीं भूले। उनका सुख समाचार लेखिका महादेवी वर्मा को सुनाया। ऐसे अवसर पर कभी कभी लेखिका महादेवी वर्मा के घर अचानक पहुंच जाते थे और लेखिका महादेवी वर्मा को उन्होंने बताया कि मेरे इक्के पर थोड़ी लकड़ियां और थोड़ा सा घी रखवा दो। क्या मांगा? थोड़ी सी लकड़ियां और थोड़ा घी आदि मांगा। क्यों मांगा? तो अतिथि घर में आए हैं और घर में सामान नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ पर निराला जी ने लेखिका महादेवी वर्मा को कही। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय का भाव छलकता है। जो अपना घर समझ कर आए उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरों के घर ले जाना होगा। देखिए मित्रों, निराला जी कितने निर्धन है कि उनके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनको भोजन करने के लिए भी दूसरे घर लेकर जाना पड़ता है।
किस प्रकार की निर्धनता है, फिर भी वे अपने जीवन में कैसे साहित्य साधना रत रहे, ये उनका एक विशेष गुण दिखाई देता है। और अपने घर में निर्धनता होने के बावजूद भी कैसे मेहमान का स्वागत करते हैं, खुलकर स्वागत करते हैं और कैसे खुलकर दान कर देते हैं, ये बात भी यहाँ पर दिखाई देती है। अपने घर पर यदि कोई मेहमान आता है तो कभी कभी दूसरों के पास भोजन की सुविधा करने के लिए जाना पड़ता है। इस प्रकार की निराला जी की अवस्था रही थी। लेखिका महादेवी वर्मा आगे बताती है कि भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मारने तक का जो काम वे अपने अतिथि देवता के लिए करते थे, वे अत्यंत हर्ष के साथ, मतलब आनंद के साथ किया करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है। इस संस्कार जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो अपने देश में जो किसान होते हैं, जो ग्रामीण जीवन में रहते हैं, उनके घर में सुख सुविधा का अभाव होता है, अत्यंत निर्धनता होती है, गरीबी में जीवन जीते हैं। फिर भी यदि उनके घर में कोई मेहमान आए तो अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति का परिचय देने वाली कहावत का चरितार्थ करने के लिए वे उस मेहमान का अत्यंत आदर भाव के साथ स्वागत किया करते हैं। जैसे इन किसानों के जीवन में अतिथि स्वागत करने का भाव दिखाई देता है, उसी प्रकार का स्वागत करने का भाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन में भी दिखाई देता है। वे अत्यंत गरीब थे, निर्धन थे, फिर भी अपने घर में एक महान हस्ती आई है, मैथिली शरण गुप्त जी आए हैं, इसलिए अपने घर में सुख सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी उनकी सुविधा कराने का प्रयास किया। इस प्रकार से निराला जी के स्वभावगत विशेषता रही है, वह उधर दानी है, खुलकर दान करते हैं। इस प्रकार की विशेषताओं को हमने यहाँ पर देखा है। आदित्य साहित्यकारों के प्रति अपनत्व का भाव दिखाई देता है। अतिथि देव भव की कहावत को चरितार्थ करने वाले भाव निराला जी के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर रुकते हैं। जल्द ही हम अगले वीडियो पार्ट के अंतर्गत निराला भाई इस संस्मरण का दूसरा वीडियो पार्ट लेकर आने वाले हैं। तब तक मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।